In class 8 we will start the topic of civics. In the last video we have been done till point number 2, features of constitutions. Today will start the third point. From third point, separations of power. Now what is that separation of power? In the last topic we have discussed about the parliamentary form of government. Now today we will discuss from separation of power. Now the Indian Constitution defines that three organs. We have discussed in this last video that in government, any government, they are having organs, three organs: legislative, executive and judiciary. In the last video we have already discussed about all this part. Now again we will go through it, that three organs are there, and these three organs, they are doing their responsibility differently, distinctly, without interrupting to anyone. किसी को डिस्टर्ब नहीं करके अपना ड्यूटी जो है, अपने काम जो है वो कर रहे थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स. तो इसी को वापस से डिटेल्स में देखेंगे कि लेजिस्लेचर क्या है. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूट द मीन्स हम जिसे वोट देते हैं, हम किसे वोट देते हैं? हम एमपी को वोट देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज फॉर लोकसभा. ठीक है ना. तो इसी तरह से हमने इनको वोट दिया और इन्हें हमने जिताया, तो ये एमपी बन गए. तो इसी तरह से दे मेक द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. तो ये कौन सा पार्ट है? और इसी तरह से दीज ऑर्गन्स, तो लेजिस्लेचर जो है इसी को कहा जाता है पार्लियामेंट्री. तो दीज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, क्योंकि ये पार्लियामेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कि क्या करता है? इट कंट्रोल्स एंड मेक्स लॉ फॉर द कंट्री. एक रूल्स बनाता है, लॉ बनाता है, और किसे कंट्रोल, एक और किसी को कंट्रोल करता है. वो कंट्रोल किसे करता है? एग्जीक्यूटिव को. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लेजिस्लेचर जो है रूल्स बना रहा है, पार्लियामेंट रूल्स बना रहा है. एग्जीक्यूटिव क्या उसके अंदर, जैसे मैंने कहा, तो रूलिंग पार्टी जो है वो रूल कर रही है, पावर उसके हाथ में है. अगर वो रूलिंग पार्टी गलत काम करती है तो उससे पूछेगा कौन? उसे पूछने के लिए है पार्लियामेंट. उसे कौन पूछेगा? पार्लियामेंट, मतलब हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी. तो इसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट और किसे कंट्रोल करता है? एग्जीक्यूटिव को, ताकि वो अपनी मनमानी ना करे, रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी ना करे, इसी तरह से. ठीक है. तो ये हमारा लेजिस्लेचर हो गया. और दूसरा हमारा फिर आता है एग्जीक्यूटिव. जैसे मैंने कहा कि रूलिंग पार्टी, तो जो पार्टी जीती, हमने जिसको वोट दिया था, हमने जिसे वोट दे के जिताया था, रूलिंग पार्टी जीती. ठीक है, रूलिंग पार्टी जीत गई. दूसरी भी कोई जिसके पास 70% था, ये जीत गई. और जिसके पास 30% था वो भी पास आउट हुए थे, वो तो उसको कहा जाता है अपोजिशन पार्टी बोलते हैं हम लोग. तो ये दोनों मिला के 100% कहाँ बैठेगी? वो बैठेगी पार्लियामेंट के अंदर. मतलब लेजिस्लेचर बॉडी बन गई ये वाली. लेकिन पावर किसके पास है? 70% वाले के पास है, तो ये कंट्रोल करेगा. तो ये हमारा कौन हो गया? एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया. तो अब रूलिंग पार्टी का हेड किसको बनाया जाता है? जो लीडर अच्छा होता है उसको हम लोग उसको बनाया जाता है. तो जो उनका लीडर होता है, जो अच्छा कंट्रोल कर सकता है उन सभी लोगों को, तो उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है. प्राइम मिनिस्टर. अब ये प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अकेले काम नहीं कर सकते, उन्हें भी असिस्टेंट चाहिए. तो वो क्या बनाते हैं? प्राइम मिनिस्टर फिर क्या करते? तो प्राइम मिनिस्टर जब वो बन गए, रूलिंग पार्टी का लीडर कौन बना? हेड कौन बना? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जब काम करेंगे तो उनको मिनिस्टर्स चाहिए, एमपी चाहिए. तो वो एमपी चूज़ करते हैं, जो अच्छे होते हैं तो उसको बनाते हैं. तो वो चूज़ करते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ताकि वो उनके साथ, इस बॉडी के साथ मिलके काम करें. सभी को नहीं लेंगे, बस ये कुछ कलेक्टेड बॉडीज, इन कुछ कलेक्टेड मिनिस्टर्स के साथ मिलके, प्राइम मिनिस्टर जो है काम करेंगे. तो इसी तरह से ये क्या हो जाते हैं? हमारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स. तो एग्जीक्यूटिव का हेड कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर, और उसके साथ उसका काम करने वाला काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये हो गया जो रूल कर रहा है. और ये अगर गलत काम करेगा तो उसको जवाब किसको देना पड़ेगा? पार्लियामेंट को, मतलब लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ेगा. तो इसी तरह से ये दो बॉडी हो गई. तीसरा बॉडी हमारा आ गया जुडिशरी. इट इज़ एन ऑटोनोमियस, मतलब ये दोनों से अलग है. ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी की नहीं सुनेंगे. इन्हें जो सही लगेगा, सही डिसीजन लेंगे. भले अगर प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, किसी ने भी क्राइम किया हो, या किसी रिच
कोई रिच हो पुअर हो, किसी ने भी क्राइम किया हो, ठीक है ना, सज़ा सबको बराबर मिलेगा। तो ये चीज़ जो है जुडिशरी को इस चीज़ों से अलग रखा गया है, इसीलिए इससे कहा गया ऑटोनोमियस ऑर्गन्स, जो किसी के नहीं सुनेंगे, अलग है, सबसे इंडिपेंडेंट बॉडी है, और वो मेनली इंश्योर करेंगे कि लॉ जो है कंट्री के अंदर फॉलो हो, सभी रूल्स को फॉलो करे, सभी सिटीजन्स की राइट्स जो है उसके पास रहे, उनसे कोई नहीं छीने, उन्हें प्रोटेक्ट करे, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है रूल्स को लेके वो सभी फॉलो हो। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं। फिर हमारा जो है फोर्थ फीचर्स जो है, फोर्थ फीचर्स मान ले, कैरेक्टरिस्टिक्स मान ले। मैंने कहा था कि क्वेश्चन में भी कम फॉर एज अ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस। तो हमारा फोर्थ जो फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब ये आपने पहले से ही पढ़ा था कि दोज हु आर 18 और अबव 18, जो 18 साल हो गया है या होने टच हो चुका है या उससे ऊपर है, उन सभी को गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, राइट्स दिया, इरिस्पेक्टिव कि वो कोई सी कास्ट का हो, क्रीड का। क्रीड का मतलब होता है कोई रिलीजियस जो है पावरफुल होते हैं और उसके बेस पे वो रूल करते हैं। मतलब कोई मान लो कि कोई रिलीजियस है, जैसे अरब का एग्जांपल है, अरब कंट्री में वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है तो मुस्लिम रूल्स करती है, तो बेस्ड ऑन क्रीड वहाँ पे रूल्स करते हैं इस तरह से। तो रिलीजियस के बेस पे जो है ज़्यादा जिसी के अंदर है, जैसे श्रीलंका ले ले हम, तो श्रीलंका में जो है वहाँ पर बुद्धिज़्म ज़्यादा है, तो उस तरह से वो लोग फॉलो करते हैं, रूल करते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें जो है इसे क्रीड्स के नाम से कहा जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि 18 और 18 के अबव जो लोग हैं, मेल फीमेल जो भी हो, एजुकेटेड अनएजुकेटेड पुअर रिच, सभी को राइट्स दिया गया है। ये चीज़ें जो है हमारे इसमें मेंशन किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट कौन सा है, फिफ्थ वाला है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो ये हमारे गवर्नमेंट से मतलब जैसे सिंपल से इसको फंडामेंटल्स क्यों कहा जाता है, फंडामेंटल्स मतलब क्यों कहा गया, बेसिक नीड्स, बेसिक्स, मान लो इसको बेसिक नीड्स बोल दो ताकि आपको समझ में आ जाए। बेसिक नीड्स जैसे अगर हमें सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, एयर चाहिए और फूड्स थोड़ा चाहिए ताकि हम इजीली। तो इसी तरह से सोसाइटी में अगर आपको रहना है और आपके पास रूल्स नहीं, आपके पास कोई राइट्स नहीं, तो आप रह सकोगे, नहीं रह सकोगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने हमें कुछ रूल्स को, बेसिक बहुत जो ज़रूरी है उस चीज़ों को उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाला है। इसके अलावा और भी राइट्स है लेकिन इसे फंडामेंटल राइट्स में डाला है ताकि ये जो है हमारा नीड्स है और ये हमें मिलना ही चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। तो पहला हमारा फंडामेंटल राइट्स किसे बोलती है वो देख लेते हैं और कितना राइट्स है। तो अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल राइट्स, जो सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है, भले वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, अगेन कि भले वो कोई भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, ये 6 फंडामेंटल राइट्स सभी को मिलेगा, गारंटेड है। द ऑल द सिटीजन शुड हैव दिस राइट्स, बट विथ दीज राइट हैव सर्टन लिमिटेशंस, लेजिटिमेट रेस्ट्रिक्शन। लेजिटिमेट मतलब कुछ रूल्स जो रेगुलेशन गवर्नमेंट ने हमें दिया उसको फॉलो भी करना है, और विच डू नॉट रेंडर देम एब्सोल्यूट, जो हमें उससे भूलना भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि हमेशा राइट्स के साथ साथ, जैसे अगर हमें पेरेंट्स हमें राइट्स देते हैं कि आप बेटा पढ़ाई कर लो, घूम लो सब कुछ, लेकिन हमें पता है कि हमारे लिमिट्स कितना है, हम रात में कितने बजे तक बाहर रह सकते हैं, हमें कितने बजे से पहले घर पे आना है। तो इसी तरह से इस तरह से गवर्नमेंट ने हमें दिया कि राइट्स तो है आपके पास बट सम रेस्ट्रिक्शन भी है, और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो हमारे लिए ताकि हम सेफ रहें, ठीक है। तो इसी तरह से सबसे पहला हमारा जो है उसमें जाते हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में से। फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वलिटी, सबको राइट टू बिफोर लॉ। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो रूल्स है, कानून है, उसमें इट मीन्स ऑल पीपल इक्वल बिफोर द लॉ, सभी कानून के नज़र में बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब भेदभाव नहीं होगा, भले वो कोई भी रिलीजियस का हो, कास्ट का हो, रेस का हो, कुछ भी हो। रेस मीन्स कलर, ब्लैक वाइट। थर्ड, ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, किसी को भी रोक नहीं है कि आप इधर इस प्लेस में नहीं जा सकते क्योंकि आप पुअर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं पर भी घूम सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो। फिर ऑल सिटीजन हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, सभी को गवर्नमेंट ने एक्सेस किया, मतलब उसे राइट्स है कि वो नौकरी करे और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसके पास जो भी
एजुकेशन है, उसके पास जो भी क्वालिफिकेशंस है, उसकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उन सभी को नौकरी मिले, भले वो पुअर क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है आपको थोड़ा सा दिया, राइट टू इक्वलिटी। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट टू इक्वलिटी। अब हम मूव करते हैं राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब समझ में आता है आज़ादी। तो हमें गवर्नमेंट ने आज़ादी दी है किस बात पे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया सबसे पहले कि आप अपनी बात बोल सकते हो, उसे दूसरों के थ्रू दूसरों को बता सकते हो, एक्सप्रेस अपने विचारों को। फिर दूसरा है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप अगर कोई पार्टी फॉर्म कर रहे हो, पार्टी बना रहे हो, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पार्टी, कोई भी पार्टी होती है, वो जब मीटिंग करती है तो बहुत भीड़ हो जाती है, तो उसने कहा कि आप असेंबल हो सकते हो। असेंबल मतलब इकट्ठा होना, जैसे हम असेंबली के लिए असेंबल होते हैं, इकट्ठा होना। लेकिन भीड़ होगी, लेकिन भीड़ में याद रखना है कि वहाँ पे हथियार नहीं होना चाहिए, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर कहा गया फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। आप पार्टी या फिर कोई भी यूनियन बना सकते हो, आप फ्री हो, कहीं पर भी घूम सकते हो, इंडिया में कहीं पर भी किसी भी कोने में आप जा सकते हो। फ्रीडम टू डिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं पर भी रह सकते हो, कोई भी स्टेट में जाके अपना रहने का चाहिए तो आप जा सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशंस, आप कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी कर सकते हो। जैसे पहले ज़माने में होता था कि नाई का बेटा नाई बनेगा, धोबी का बेटा धोबी बनेगा, तो ये चीज़ें अब नहीं है। एनीवन कैन चूज एनी ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू देयर विल, अकॉर्डिंग टू देयर विश, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशंस। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। अब हमारा जो है नेक्स्ट राइट्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। तो अब हमने दो राइट, ये फोर्थ हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये थर्ड हमारा हो गया। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब दुरुपयोग करना। तो हमें किसी का उपयोग नहीं करना चाहिए कि वो गरीब है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, गलत है, क्योंकि वो भी इंसान है, उसकी भी राइट्स है। गवर्नमेंट ने सबको राइट्स बराबर दिया है, तो हमें इसलिए कहा गया हमें अगर कोई एक्सप्लॉइट किसी का उपयोग कर रहा है तो उसको हमें रोकना चाहिए, उसे ख़त्म करना चाहिए। जैसे बेगार, बंधवा मजदूर, बॉन्डेड लेबर, किसी ने जैसे मान लो कि किसी ने कर्ज लिया और उसमें इसने लिख दिया कि अगर मैं कर्ज नहीं चुका सकता तो मैं ज़िंदगी भर आपका जो है गुलाम बन के रहूँगा। तो इसी तरह से वो एक ने साइन कर दिया, एक बाउंड लिख दी, मतलब एक पेपर में उसने साइन कर दी मान लो, ठीक है। अब उस पेपर के अकॉर्डिंग वो अब बंद गया। तो इसी तरह से ये चीज़ों गवर्नमेंट ने मना किया है कि ये चीज़ें ना करें, इसे ख़त्म करें। लेकिन फिर भी आज भी ये चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं इंडिया में भी होती है। दूसरा है इट प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, हमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम नहीं करवाना चाहिए। अंडर चाइल्ड वर्किंग अंडर 14 के अंडर, जो 14 साल से नीचे होते हैं उनसे हमें काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उनका बचपन जो है वो पढ़ने के लिए, खेलने के लिए हम उसे यूज़ ना करें, इसके लिए। फिर थर्ड, प्रिवेंट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक मतलब ये पे जो है ट्रैफिक होती है वो ट्रैफिक नहीं, इसे टैरिफ भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसे टैरिफ भी बोलते हैं। मतलब कि जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं, वेजिटेबल्स ले लिया मान ले, ठीक है, तो मार्केट्स जाते हैं, मार्केट में हमने मार्केट्स में क्या किया, वेजिटेबल्स लिए, फिर हम लोग बार्गेनिंग करते हैं ना, भैया कितने का, ऐसे कम कर दो। तो इसी तरह से बेटा ये एक मार्केट है जहाँ पे इंसानों को बेचा जाता है, तो उस रैकेट को, उस सिस्टम को कहा जाता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। तो सोचो मेनली जो है फीमेल का होता है, फीमेल्स मेनली, किसे, फीमेल्स। मोस्टली आपने न्यूज़ सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे अगवा हो जाते, किडनैप हो जाते, कहाँ चले जाते, दे हैव बीन टर्न इनटू दिस ह्यूमन ट्रैफिक, उसे कहीं ना कहीं जाके कहीं दूसरे देशों में बेच दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है इलीगल है, इसीलिए कहा कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है, इसे रोकना है। फिर आता है हमारा फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, कि हर कोई भी लोग हो, हर रिलीजियस, जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं, हम उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, किसी को भी प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट इसमें मना नहीं करती और ना ही हमारी गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस को इम्पोर्टेंस देती है, सभी रिलीजियस उनके लिए बराबर है। फिर हमारा फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या आता है कि हर रिलीजियस अपने अपने कल्चर्स को, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सके,
और एजुकेशनल में आ गया हमारा कि अब हमारे गवर्नमेंट्स ने टिल 14 ईयर्स जो है 7 to 14 ईयर्स जो है बच्चे फ्री, सॉरी 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं से कंपलसरी है गवर्नमेंट इसे फ्री एजुकेशन देते हैं। इन्हें कपड़े, फिर बुक्स, इवन फूडिंग, ये सभी दिया जाता है। इट्स मीन्स कि नाउ दे आर बीन कंपलसरी हैव टू टेक एजुकेशन। तो यहाँ पे इनके लिए एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया है ताकि ये बच्चे एजुकेट हो जाए, कोई भी अनपढ़ ना रहे। तो इसी तरह से राइट टू एजुकेशनल राइट्स को इंक्लूड किया गया है। फिर लास्ट हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अभी हमने जो 5 राइट्स पढ़े, ये सभी राइट्स जो हैं सब ऐसे ही रह जाएंगे अगर ये चीज़ें नहीं होंगी। जैसे मान लो आप बीमार पड़ गए, आपके पास मेडिसिन नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है, तो आप अच्छे नहीं हो पाओगे। तो इसी तरह से ये चीज़ें जो हमारे पास, हमने जो 5 राइट्स पढ़े अभी, वो सब ऐसे ही हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा अगर हमारे पास ये राइट्स नहीं रहेगा। तो मतलब अगर हम बीमार पड़ते, हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है हमारा, ये वाले राइट्स। तो इससे रेमेडीज़ मीन्स उसकी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब अगर हमसे कोई हमारा राइट्स छीन लेता है तो हम कहाँ जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज राइट्स हम कोर्ट जाएंगे, हमारे राइट्स हम वापस लेंगे। हम भले वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो हमसे हमारी राइट्स छीन ले, हम उसके खिलाफ भी जाएंगे, क्योंकि हमें एक और राइट्स दिया था, उसमें लिखा गया है कि हम किसी के खिलाफ भी जा सकते हैं, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, तो ये हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स हो गया। जिसके पास अगर एनसीईआरटी वाली बुक्स है तो कोई बात नहीं, आप उनसे भी पढ़ लोगे, बोथ आर सेम। ठीक है, लेकिन अभी क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस बुक से पढ़ा रही हूँ। बट बोथ आर सेम, मैंने देख लिया है। और क्वेश्चन आंसर जो होगा मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही दूंगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि पेपर जो होगा वो एनसीईआरटी के हिसाब से ही बनेगा।